इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ट्रॉमा, तनाव, शोक, चिंता और थकावट सोरायसिस में योगदान करते हैं। हम न केवल सोरायसिस और आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी पर नवीनतम शोध पर चर्चा करेंगे, बल्कि सोरायसिस का समाधान सुझाने के लिए संभावित उपाय भी प्रस्तावित करेंगे। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से होने वाली सूजन को उलटने में विशेषज्ञता रखते हैं। लक्षणों को केवल 6 हफ्तों में उलटने के लिए मेरी अनूठी पद्धति को माइंड इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है और इसने पिछले 10 वर्षों में हजारों मरीजों की मदद की है। आप gclinic.com पर जाकर इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। अब अगर आपने मेरे कुछ अन्य वीडियो देखे हैं, तो आप जानते हैं कि मैं जोखिम कारकों में बदलाव और सोरायसिस से होने वाली सूजन के मूल कारण को उलटने का प्रबल समर्थक रहा हूं। मेरे अधिकांश वीडियो में अत्यंत तकनीकी वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में बताया गया है, जो यह समझाते हैं कि आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी को कैसे रोका जाए, जो कि सोरायसिस से होने वाली अधिकांश सूजन का मूल कारण है। हम पहले से जानते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र का 80% हिस्सा आंत में होता है और आंतों के अंदर 1 ट्रिलियन से भी अधिक बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपने हाल ही में न्यूज स्टैंड्स पर कुछ पत्रिकाएं उठाई हैं, तो आप ऐसे लेख देखेंगे जैसे शोक आंत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यहां तक कि प्रमुख चिकित्सा संघों ने भी ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जो बताते हैं कि तनाव और आघात सोरायसिस जैसी स्थितियों में देखी जाने वाली आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी के महत्वपूर्ण कारण हैं। स्पष्ट है कि तनाव, आघात, शोक, अवसाद, चिंता और थकावट जैसी चीजों को मापना कभी-कभी मुश्किल होता है और इसी वजह से इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की नकारात्मक भावनात्मक स्थितियां हमारे दृष्टिकोण और वर्तमान में हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य आपके अतीत के गहरे, अंधेरे रहस्यों की पड़ताल करना या आपके पालन पोषण का विश्लेषण करना नहीं है। इसके लिए तो थेरेपिस्ट और काउंसलर होते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य यह जागरूकता लाना है कि आघात, तनाव, चिंता और थकावट किस तरह से आज के समय में हमारे स्वास्थ्य की देखभाल में योगदान करते हैं। हमने हाल ही में माइंड इम्यूनिटी अकादमी में एक पूरा मॉड्यूल जोड़ा है, जिसमें रोजाना कोचिंग एक्सरसाइज दिए गए हैं, जिन्हें आप खुद या किसी मेंटर या कोच की मदद से कर सकते हैं, ताकि आप नकारात्मक भावनात्मक स्थितियों और तनाव के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ा सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी क्लिनिक के सदस्य हमारी टीम के साथ बहुत करीब से काम करते हैं, ताकि इन प्रभावों को दूर किया जा सके और थोड़े ही समय में वे असाधारण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर हम ट्रॉमा, तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? प्रसिद्ध चिकित्सक और लेखक अनुमान लगाते हैं कि ट्रॉमा 80% से अधिक पुरानी सूजन के लिए जिम्मेदार है। इसमें पाचन संबंधी गड़बड़ी, इम्यून सूजन और भावनात्मक तनाव शामिल हैं। ट्रॉमा तनाव की ओर ले जाता है, जो सूजन का कारण बनता है, और यह आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी और ऑटो इम्यूनिटी की ओर ले जाता है। कुछ अध्ययन तो यह भी बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में ट्रॉमा का अनुभव किया है, उनमें कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों की घटनाओं में लगभग 7 गुना, यानी 700% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बहुत ज्यादा है और इसका मतलब यह भी है कि सूजन के कारण के रूप में जीवन का अनुभव जेनेटिक्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लगता है कि ट्रॉमा का आप पर कोई असर नहीं पड़ता, तो याद रखिए कि ट्रॉमा 2 प्रकार का होता है। पहला है बड़ा ट्रॉमा। यह है ट्रॉमा बड़े टी के साथ। इस तरह के ट्रॉमा में उपेक्षा, अत्यधिक गरीबी, नस्लवाद, बुलिंग, यौन शोषण, परिवार के सदस्य की मृत्यु, भावनात्मक और शारीरिक शोषण, मेडिकल ट्रॉमा और तलाक जैसी चीजें शामिल हैं। यहाँ आपके पास एक स्वचालित प्रतिक्रिया और एक मन शरीर अनुकूलन होता है, जो किसी विशेष पहचाने जा सकने वाले दर्दनाक और भारी जीवन घटना के प्रति होता है। यह बचपन के दौरान या यहाँ तक कि वयस्कता में भी हो सकता है। फिर आता है छोटा टी ट्रॉमा। यह है ट्रॉमा छोटे टी के साथ, और ये ज्यादा सूक्ष्म, कम यादगार और देखने में साधारण घटनाएं होती हैं। शायद यह उस तरह से जुड़ा हो जैसे आपकी परवरिश हुई थी, जिसमें आपकी सांस्कृतिक मान्यताएं और आपके माता पिता क्या महत्व देते हैं शामिल है। छोटे टी वाला ट्रॉमा अपने आप से एक तरह की दूरी है, भले ही वहां किसी तरह का शोषण या भारी खतरा न हो।
यह उन भावनात्मक संबंधों से आता है जो आपके आसपास के लोगों से थे। इस तरह का ट्रॉमा लगभग हर किसी को प्रभावित करता है और यह आपके आसपास के लोगों से बने भावनात्मक संबंधों से आता है। उदाहरण के लिए, ज्यादातर बच्चों की अच्छे व्यवहार के लिए तारीफ की जाती है और बुरे व्यवहार के लिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। इससे बच्चे को यह सिखाया जाता है कि उन्हें सिर्फ तब ही प्यार किया जाता है जब वे अच्छा कर रहे होते हैं, और जब वे नकारात्मक भावनाएं या व्यवहार दिखाते हैं तो उन्हें उतना प्यार नहीं मिलता। बचपन में जब हम खुश होते थे या माता पिता को प्रभावित करने वाले काम करते थे तो ज्यादा ध्यान मिलता था। लेकिन जब हम गलत व्यवहार करते थे, रोते थे, विद्रोह या नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करते थे तो माता पिता नजरअंदाज करते थे, सजा देते थे, अपराध बोध कराते थे या शर्मिंदा करते थे। और यह आम बात है। एक और उदाहरण यह है कि हम एक भौतिकवादी, पूंजीवादी समाज में रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम दिन भर सिर्फ चीजें खरीदने के लिए काम करते रहते हैं और हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ संसाधन जुटाने में लगाते हैं। इसीलिए हम इस तरह की वर्कहोलिक हसल मानसिकता की तारीफ करते हैं। एक और उदाहरण यह हो सकता है कि हमें इस तरह पाला गया हो कि हम दूसरों को नाराज न करें या शिष्ट रहें, या हमें अपना कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो ताकि हम दूसरों को निराश न करें। इसमें परिवार के सदस्य, दोस्त, सहकर्मी और सामाजिक परिचित सभी शामिल हो सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम वे चीजें करने लगते हैं जो हम सच में करना नहीं चाहते, जैसे कि लोगों को खुश करना, और इससे कुछ खास तरह के रिश्तों की गतिशीलता बन सकती है, या हम अपना सारा समय कामकाजी आयोजनों, सामाजिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने में बिता देते हैं। अगर हम ये चीजें नहीं करते तो हमें बुरा लगता है और हमें लगता है कि इसका कोई नकारात्मक परिणाम होगा। लेकिन असलियत में यह हमारे खुद से जुड़े न होने का प्रतिबिंब है। हमारे भीतर बैठा नजरिया यह है कि जब हम दूसरों से नकारात्मक प्रतिक्रिया पाते हैं तो हम प्यार के लायक या योग्य नहीं हैं, जबकि हमें खुद से कहना चाहिए कि हम हर हाल में प्यार के हकदार हैं और हमें अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद को इतना पीछे कर देते हैं कि हमें अपनी असली जरूरतें भी पता नहीं चलती क्योंकि हम अपने सच्चे अस्तित्व से इतना कट चुके होते हैं, तो हम अपना नजरिया खो देते हैं। बच्चों को अक्सर यह संदेश मिलता है कि उनके कुछ हिस्से स्वीकार्य हैं जबकि बाकी नहीं, जिससे उनके भीतर एक विभाजन पैदा हो जाता है। गुस्से वाले बच्चों को प्यार नहीं मिलता। अच्छा व्यवहार करने से माता पिता की स्वीकृति मिलती है, लेकिन बाद में जीवन में आपको लग सकता है कि आप तभी प्यार के काबिल हैं जब आप सब कुछ सही कर रहे हों, जिसका मतलब है कि आप पूर्णता की तलाश और सख्त भूमिका पहचान में लगे रहते हैं, जबकि अपने भीतर के और भी संवेदनशील हिस्सों से खुद को काट लेते हैं। आखिरकार आप एक बहुत ही बुरा सौदा कर बैठते हैं। आप शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व भावनाओं को छोड़ देते हैं। आदत वयस्कता तक चली जाती है। मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत कहानी सुनाना चाहता हूं। जब मैं सर्जिकल रेजिडेंट था, तब हम लंबे समय तक काम करते थे, हफ्ते में 80 से 100 घंटे। कई बार हम 36 घंटे तक बिना सोए काम करते थे और कभी-कभी हम ऑपरेशन थिएटर में 12 घंटे बिना रुके रहते थे। और यह सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं था, यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। ऐसे अनुभव के साथ मैंने भूख और प्यास के बावजूद काम करना सीख लिया। मैंने नींद की कमी के बावजूद भी काम करना सीख लिया। मैंने अपने सामाजिक कार्यक्रमों और अपने परिवार की भावनात्मक जरूरतों को भी नजरअंदाज करना सीख लिया। यहाँ तक कि मैंने पूरे दिन पेशाब न करने की आदत भी डाल ली थी। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का अनुभव सेहतमंद नहीं है, और यह सच भी है। लेकिन सर्जन बनने के लिए मुझे खुद को इस तरह की यातना और अत्याचार के हवाले करना पड़ा। कुछ लोग मुझे समर्पित कहेंगे, दूसरे लोग मुझे निस्वार्थ या जुझारू कहेंगे, लेकिन ये सब शब्द दरअसल उस आघात को सहने के लिए इस्तेमाल किए गए सुंदर शब्द हैं। और मैंने खुद को यह कहकर समझा लिया कि मेरी जिंदगी तब और मूल्यवान होगी जब मैं सर्जन बन जाऊंगा और मरीजों का ऑपरेशन कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। मूल रूप से मैंने इस कठोर लक्ष्य को पाने के लिए अत्याचार और आघात की संस्कृति को स्वीकार किया और आंख बंद करके उसमें भाग लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? खैर, मेरे पास एक सफल करियर और सर्जिकल प्रैक्टिस है, लेकिन आज भी कई बार मुझे यह तक पता नहीं चलता कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है या मैं थका हुआ हूँ।
मैं परिवार और दोस्तों से संपर्क में न रहने के लिए बहाने बनाता हूँ। मैं खराब खाना खाने और व्यायाम न करने के लिए भी बहाने बनाता हूँ। मैं प्रकृति के बीच समय बिताने या रोजाना कोई आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकालता। और यह सब इसलिए है क्योंकि मैं गलत तरीके से मानता हूँ कि वर्तमान में मेरी ध्यान देने लायक और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। और मैं आपसे यह बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूँ ताकि यह कह सकूं कि कोई भी व्यक्ति ट्रॉमा से अछूता नहीं है और यह सभी को प्रभावित करता है। धन, प्रतिष्ठा, महत्व और प्रासंगिकता की तलाश डर और परिणामों की चिंता से प्रेरित होती है और यह हमारे विश्वास प्रणाली का बोझ है। असल में मुझे हर दिन सचेत रूप से सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इस जाल में न फंस जाऊं। मैं आपको कुछ ऐसे उपकरण देने की कोशिश करूंगा जिनका उपयोग आप अपने जीवन का सक्रिय रूप से विश्लेषण करने के लिए कर सकें, अपनी जागरूकता बढ़ा सकें। यह आपको सीमित संकुचित करता है, आपकी महसूस करने, सोचने, भरोसा करने या खुद को व्यक्त करने की क्षमता कम करता है, आपको पीड़ा का अनुभव करने से रोकता है बिना निराशा में डूबे या करुणा से उसे देखने से। यह आपको आपके डर, दुख और दर्द से अभिभूत होने से बचाने के लिए आपको बार बार काम में डूब जाने या किसी भी तरीके से खुद को सुकून देने या उत्तेजित करने की आदत डाल देता है। आप खुद को बड़ा दिखाने या खुद को मिटा देने के लिए मजबूर होते हैं ताकि आपको स्वीकार किया जा सके या अपने अस्तित्व को सही ठहरा सकें। आपके अंदर कृतज्ञता महसूस करने या जीवन की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने की क्षमता कम हो जाती है। तो दूसरा, ट्रॉमेटाइज्ड व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है और कैसे पेश आता है। अक्सर उनमें दूसरों की भावनात्मक जरूरतों की चिंता मजबूरी होती है, जबकि वे अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। वे सामाजिक भूमिकाओं, कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ भी कठोर रूप से जुड़ जाते हैं। कई लोग जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, एक साथ कई काम करते हैं या अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि उनकी अपनी आत्ममूल्य केवल उनकी देने और उपलब्ध कराने की क्षमता से जुड़ी है। वे स्वस्थ आत्मसंरक्षण वाली आक्रामकता और गुस्से को भी दबा देते हैं। मैं अपने सभी मरीजों से कहता हूँ, तुम्हें थोड़ा और कठोर होना पड़ेगा। उन्हें दूसरों की भावनाओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और किसी को निराश न करने की जरूरत महसूस होती है। यह सब मूल रूप से उस तरह के व्यवहार के विपरीत है जैसा एक बच्चा करता है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु अपनी भावनाएं व्यक्त करने की परवाह नहीं करते। वे बस रोते हैं और दो बार सोचते भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन रिप्रेस करने वाले व्यवहारों को न केवल सामान्य माना जाता है, बल्कि इस संस्कृति में उनकी सराहना भी की जाती है। कई लोग इन विशेषताओं को कमजोरियों के बजाय प्रशंसनीय ताकत के रूप में देखते हैं। वे इन्हें करुणा, सम्मान, परिश्रम, दयालुता, उदारता जैसे नाम देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन गुणों को दिखाने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ इस प्रक्रिया में भाग लें ताकि हम स्वाभाविक रूप से संपूर्णता की ओर बढ़ सकें, सच में यह जान सकें कि कैसे आघात, आत्मविच्छेदन और अपने सच्चेस्व के हिस्सों से कट जाना आपके जीवन और स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से खोजें और अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आपकी संपूर्णता अभी पूरी तरह से महसूस या जी नहीं गई है। और इसे हासिल करने के लिए आपको हर पल इसी के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सब बातों को समझ सकें। हमने कुछ ऐसे टूल्स और अभ्यासों की एक श्रृंखला तैयार की है जो यह समझने में आपकी मदद करेंगे कि आघात आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। सबसे पहले, आपको पता है या संदेह है कि कोई समस्या है। एक उदाहरण यह हो सकता है कि आपको सूजन है, पाचन संबंधी गड़बड़ी है या ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके बाद आपको पता है कि यह समस्या क्यों है, क्योंकि आप इसके असली परिणामों का अनुभव करते हैं। आपको यह भी पता है कि यह समस्या क्यों बनी। शायद आपके कुछ विश्वास और नजरिए थे जिन्होंने आपको कुछ खास जीवन निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। तो तीसरा सवाल यह है कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और यहीं पर आप अपनी निष्क्रियता या बदलाव न करने के बहानों की जांच करते हैं, अपनी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है कि आप किसी मेंटर या कोच के साथ भी काम करें। ठीक है, यह सब बहुत कुछ था और मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने इस वीडियो के अंत तक देखा। मुझे बस इतना कहना है, मैंने हाल ही में तनाव, आघात और नकारात्मक भावनात्मक स्थितियों के बारे में बहुत पढ़ना शुरू किया है जो सूजन और सोराइसिस में योगदान करते हैं।
और मुझे लगा कि माइंडकट इम्यूनिटी क्लिनिक के सदस्यों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा कि वे अपनी जिंदगी में इन कारकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। एक लेखक जिनका मैं मानता हूं कि जो इस विषय के लिए बहुत मजबूती से समर्थन करते हैं, वे हैं कनाडाई चिकित्सक गैबर माटे। और इसी वजह से हमने हाल ही में माइंडकट इम्यूनिटी क्लिनिक में ट्रॉमा अवेयरनेस कोचिंग सेक्शन जोड़ा है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि ये कारक आज के समय में निर्णय लेने, दृष्टिकोण और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। सोरायसिस से असाधारण रूप से ठीक होने के लिए एक भरोसेमंद पद्धति होना जरूरी है, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है जागरूकता बढ़ाना। जैसा कि हमेशा कहता हूं, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया मुझे लाइक और फॉलो करें। साथ ही इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं और जो तनाव या एक्जिमा से जूझ रहे हैं। अंत में आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, जिनमें इस चैनल पर या gclinic.com पर सफलता की कहानियां शामिल हैं।